हाय एवरीवन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में आरपीएससी का 2016 का असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जूलॉजी पेपर 2, और उसमें 120 क्वेश्चंस हो चुके थे। तो आज की वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन 121। देन हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड लीड्स टू, तो इन्होंने पूछा है चाइल्डहुड में हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, क्रेटिनिज्म। मैं आपको थोड़ा सारे डिजीज़ का बता देती हूँ। जैसे थायराइड से रिलेटेड अगर हाइपो हो रही है और हाइपर हो रही है, तो हाइपो हो रही है तो 3 केस होते हैं, 3 तरीके की डिजीज़ होती हैं। CGM, आप CGM से याद रख सकते हो। मैं तो अपनी ट्रिक बना के याद रखती हूँ, तो आप अपनी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। जैसे CGM में क्रेटिनिज्म है जो कि चाइल्डहुड कंडीशंस में होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। नेक्स्ट है G से गोइटर, जिसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो फिर जो T3 और T4 हार्मोन्स है वो भी कम हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है M से मिक्सिडीमा, इसमें स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ लेस हार्मोन्स ऑफ द थायराइड। तो ये 3 कंडीशन तो है हाइपोथायरॉयडिज्म की। एंड एक हाइपर थायरॉयडिज्म कंडीशन में होती है ग्रेव या फिर हाशिमोटो डिजीज़, इसमें थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं। देन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होती है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स ग्लैंड होती है उसकी भी जो हार्मोन्स होते हैं अगर वो कम या ज़्यादा होते हैं तो उनकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनमें और इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो उसके भी मैं बता देती हूँ। जैसे अगर थायराइड ने अगर एड्रिनल कोर्टेक्स में अगर एल्डोस्टेरोन कम है तो उस कंडीशन में होती है एडिशन डिजीज़, अगर हाइपोकोर्टिकॉइड्स की वजह से हो रही है। और अगर हाइपर की वजह से हो रही है, हाइपर इन द सेंस कि एड्रिनल कोर्टेक्स का जो बीच वाली लेयर है उससे जो कोर्टिसोल निकलता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, अगर वो ज़्यादा होता है देन कशिंग सिंड्रोम होता है। तो ये 5-6 तरीके की डिजीज़ हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बट आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। जैसे इसमें एडिसन डिजीज़ दी हुई है तो इसलिए मैंने उसका भी रिलेशन बताया। एडिसन डिजीज़ में जो एल्डोस्टेरोन है वो कम हो जाता है, तो और मिक्सिडीमा हो गया स्टेरिलिटी, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इन ऑर्निथिन साइकिल। तो ये भी पूरी साइकिल है, आप जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हो। जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप होता है अमोनिया ऑर्निथिन के साथ मिलता है एंड सिट्रोलिन बनाता है, सिट्रोलिन देन आर्जिनो सक्सिनेट बनाता है, आर्जिनो सक्सिनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है आर्जिनिन टू वापस से ऑर्निथिन में कन्वर्ट होने वाला, तो उस स्टेप में आर्जिनिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिया निकल जाता है। तो ये अमोनिया टू यूरिया बनाने वाली साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो इसका 122 का सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ऑर्निथिन देन सिट्रोलिन देन आर्जिनिन, एंड देन पूरा फिर साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। देन है 123, the discipline that applies recombinant DNA sequencing method and bioinformatics to sequence, assemble and analyze the function and structure of genome is called। तो यहाँ पे जीनोम की स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग उसके बारे में बात हुई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा जीनोमिक्स। जीनोमिक्स बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम जीनोम की स्ट्रक्चर, फंक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और मैपिंग पढ़ते हैं, तो ये सारा जीनोमिक्स होता है। प्रोटियोमिक्स में वही प्रोटीन्स के बारे में रिलेशन हो जाता है। जीन थेरेपी और जीन एम्प्लीफिकेशन तो टेक्निक्स होते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। यहाँ पे स्टडी पूछा गया था कि कौन सी डिसिप्लिन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 124, इन सेलुलर रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर ओनली इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड नॉट इन द साइटोप्लाज्म। तो 124 का थर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि ग्लाइकोलिसिस का लास्ट पार्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में, वो साइटोसोल में होता है, आइदर प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक। उसके बाद जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, और उसके बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स उस पर काम करता है एंड देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद के जितने भी स्टेप हैं सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट है 125, इन ए सैम्पल ऑफ DNA एनालिसिस ऑफ इट्स बेसिक कंपोजिशन शोड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ AG वॉज नॉट इक्वल टू TC, हेंस दिस DNA इज़। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था तो उन्होंने बोला था जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है
उसमें प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडिन होता है, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरामिडिन होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो प्यूरिन है वो पिरामिडिन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रेजेंट नहीं है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। नेक्स्ट है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट इन सेल इज। तो इस चीज़ पे, इस सिग्नलिंग, पर्टिकुलर सिग्नलिंग पे बहुत कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ लिए, तो आप इसको अच्छे से करके जाना, स्पेशली सिग्नलिंग जो भी दी हुई है हमारे सिलेबस में। तो इसमें आएगा फॉस्फोलाइपेज सी, 126 का सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो PIP2 को, जिसमें 4,5 पे फॉस्फेट होती है, उसको IP3 और कैल्शियम में कन्वर्ट कर, IP3 एंड डैग में कन्वर्ट कर देता है, डीएसाइल ग्लाइसरोल डाइएसाइल। तो जो ये मॉलिक्यूल बन रहा है IP3-145, ये इसका रीजन होता है फॉस्फोलाइपेज सी। देन है pH ऑफ लाइसोजाइम इज मेंटेन्ड बाय, pH क्योंकि लाइसोजाइम की बहुत हाईली एसिडिक होती है, हाईली तो नहीं, 4.5 to 5 होती है, तो इसको मेंटेन कौन करता है, तो ऑब्वियस है इसको प्रोटोन पंप जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे काम करते हैं, तो वो इस pH को मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है 128, कॉपर इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो किसके साथ कॉपर अटैच्ड है, तो कॉपर और आयरन ये ऑक्सीडेटिव रिडक्शन साइकिल जहाँ पे भी चलेगी, ऑक्सीडेटिव टाइप की, एक वर्ड यूज़ करते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ, जहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन चलेंगी वहाँ पे कॉपर और आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, क्योंकि इनकी देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बहुत अच्छी होती है। तो कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका आंसर होगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और ऑक्सीडेज एंजाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो ये इसलिए एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसमें 2 हीम ग्रुप होते हैं और 3 कॉपर आयंस होते हैं। और अगर हम दूसरे कैटलाइज की बात करें तो यहाँ पे आयरन इसके साथ बाउंडेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है 129, कैंसरस सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स। ये सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही इनको पता चलता है कि कोई भी सेल हमारी बॉडी की एबनॉर्मल हो गई है, लाइक MHC1 का एक्सप्रेशन कम हो गया है, या फिर उसके सरफेस पे स्फिंगोमाइलिन नहीं, जो फोस्फोलिपिड सीरीन होता है, फोस्फेटाइडल सीरीन, हाँ, यूजुअली वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, इनर लीफलेट में, लेकिन अगर वो बाहर आ गया तो मतलब अगर सेल ऐसे ऐसे सिग्नल देती है तो NK सेल उसको रिकॉग्नाइज करती है। और NK सेल की स्पेशल चीज़ होती है कि इसके ऊपर CD16 रिसेप्टर होते हैं, ये इसके डिफाइनिंग फीचर होता है। और इसके ऊपर FC बाइंडिंग रीजन भी होता है फॉर द एंटीबॉडी। जैसे एंटीबॉडी के 2 रीजन है, FAB एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग, और एक होता है FC जो क्रिस्टलाइजेबल होता है। तो एंटीबॉडी के क्रिस्टलाइजेबल रीजन से ये बाइंड कर सकती है ये पर्टिकुलर सेल, तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। नेक्स्ट है 130, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर्स यूज्ड इन PCR बेस्ड DNA एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सारे ही एग्जाम्पल मोलिकुलर मार्कर के दिए हुए हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि PCR बेस्ड कौन सा होता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था, ये आपको बताया था कि मोलिकुलर मार्कर को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक हाइब्रिडाइजेशन मेथड पे और एक PCR बेस्ड पे। तो हाइब्रिडाइजेशन में RFLP आता है और PCR में बाकी सारे आते हैं। PCR वालों को भी आगे 2 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि सीक्वेंस स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो सीक्वेंस स्पेसिफिक में 2 ही आते हैं, SNP और जो एक और SNP और SSR समथिंग ऐसा कुछ होता है। और जो सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होते उसमें बाकी सारे आते हैं, RAPD, AFLP ये सब आते हैं। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि ये PCR बेस्ड हैं, और जिसमें भी RFLP होगा वो हमें पता है कि वो PCR बेस्ड नहीं है, वो हाइब्रिडाइजेशन बेस है, तो इसीलिए उसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन। नेक्स्ट है 131, PBR 322 एंड PBR 327 आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था जो NCERT से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि ये प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर हैं PBR 322 और 327।
नेक्स्ट है 132, द ATS राइबोसोम ऑफ यूकैरियोट्स ब्रेक इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट। तो ये भी बहुत इजी है, यूकैरियोट्स का पूछा है तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट, हाँ इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, नहीं फर्स्ट तो 70S का होता है, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा 60 एंड 40। 60 एंड 40 ATS की सब यूनिट्स हैं और 50 एंड 30 जो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है उसकी सब यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल में पूछा है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा एटीपेज। ऐसा इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं या फिर जो क्लोरोप्लास्ट उसमें देखते हैं F0 F1 पार्टिकल होता है जिसको लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है जो कि जो ATP के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब इसमें से प्रोटॉन पास होते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इनफ एनर्जी होती है सो दैट कि ये ADP को या फिर AMP को ATP में कन्वर्ट कर सके, तो इसीलिए ये एटीपेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन प्ले ए मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग BDNA। BDNA को हमें पता है सबसे ज़्यादा तो जो स्टैकिंग इंटरेक्शंस होती हैं वो स्टेबलाइज करती हैं। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाना है, तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 135, द आइसोटोप यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज़। तो ग्रेव डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा आयोडीन 131 वाला आइसोटोप। ये जो ग्रेव डिजीज़ होती है अभी हमने बात की हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में होती है, इसको हशीमोटो डिजीज़ भी बोलते हैं। तो इसके लिए आयोडीन 131 इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन की फॉर्म होती है और ये जब जैसे कि फॉलिकुलर सेल जब हमने बॉडी के अंदर इसको दिया तो फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इसको अपटेक कर लेती हैं और जैसे ही ये अपटेक हो जाता है सेल के अंदर तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बीटा वेव्स को एमिट करता है, तो उसकी वजह से ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सबसे अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी हाफ लाइफ भी कम ही है, 8 डेज़ की हाफ लाइफ है। आफ्टर दैट ये ऑटो डिके हो जाएगा, सेल्फ डिके हो जाता है, तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी नहीं है इसके एक्सक्रीशन की या फिर ओवर डैमेज की। नेक्स्ट है इन ए DNA मॉलिक्यूल फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म रिपेयर्स। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा pyrimidine डाइमर। तो जैसे हमने पढ़ा था कि लाइट की वजह से pyrimidine होते हैं TT होते हैं वो आपस में सिंगल स्ट्रैंड वाले वो आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको छोड़ देते हैं, तो इसको जो फोटो रिएक्टिवेशन मैथड है उससे रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 137, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कैडेरिन्स। तो इसका 137 का आंसर हो जाएगा थर्ड वन कि रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप। कैडेरिन का जो अगर हम ब्रेक करके देखें इसका मतलब तो कैल्शियम सबसे पहले आ रहा है, तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट अटैचमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और अगर हम जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन्स को अगर डिवाइड करें तो वो 4 तरीके के होते हैं, सिलेक्टिन, कैडेरिन, इंटेग्रिन और इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली वाले मेंबर। तो इनमें से कैडेरिन ही स्पेशल है क्योंकि ये होमोटाइप की बाइंडिंग शो करते हैं कि मतलब एक कैडेरिन दूसरे कैडेरिन से ही बाइंड करेगा। बाकी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं दिखाते हैं, वो हेट्रो बाइंडिंग भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टी टेस्ट आर करेक्ट। तो स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में 4 इन्फॉर्मेशन दी है और हमसे पूछा कौन सी करेक्ट है। इट इज़ ए पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज़ ए नॉन पैरामेट्रिक, देन फॉर कंपेयरिंग द एवरेजेस एंड फॉर कंपेयरिंग द वेरिएंस। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि टी टेस्ट का यूज़ एवरेज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है और वो भी दो वैल्यू जब भी हो हमारे पास 2 डिफरेंट सैंपल हो तो उनके एवरेज को कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट यूज़ करते हैं और वेरिएंस को नहीं, वेरिएंस के लिए अनोवा यूज़ करते हैं। और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो पॉपुलेशन के ऑल पैरामीटर्स का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करें कि कोई भी पॉपुलेशन में वो सैम्पलिंग कर रहे हैं तो ये कंसीडर करके करें कि उनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि बेल शेप का कर्व वो कंसीडर करके कि जो एवरेज जो करेक्टरिस्टिक वाले हैं वो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और जो साइड वाले होते हैं बेल शेप कर्व में भी ऐसा ही होता है, जो साइड वाले करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म या फिर सैंपल होंगे वो कम होंगे और जो मिड में मीडियन पे होंगे या फिर मीन पे होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ये अगर कंसीडरेशन से कोई टेस्ट है
अगर इस कंसिडरेशन के बेस पे तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। और अगर बायसनेस होती है किसी भी टेस्ट में तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक, जिसमें हम नॉर्मल बेल शेप कर्व कंसीडर करके सैम्पलिंग नहीं करते हैं, तो वो नॉन पैरामेट्रिक होता है, पैरामेट्रिक होता है। तो इसीलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। 1 and 3rd करेक्ट है और बाकी 2nd और 4th इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है 139, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2, 4, 6, 8 and 10 x is 10, x is 6 and the sum of deviation from x will be, x का मतलब है मीन इन वैल्यूज़ का 5 वैल्यू हैं, इनका मीन 6 है। तो सम ऑफ डेविएशन मीन से हमेशा जीरो ही होगा अगर इवन नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर मीन के उस साइड भी इतने ही हैं और उनका डिफरेंस भी सेम है। तो हमेशा जो सम ऑफ डेविएशन होता है वो ज़ीरो ही होता है। जैसे हम मान के चलें तो जैसे हम कंसीडर करेंगे 6 - 2 4 हो गया, 6 - 4 2 हो गया, और इसके इस साइड भी इतना ही होगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो जब भी इसका सम करेंगे हमेशा ज़ीरो ही होगा। देन है 140, ए chi-square टेस्ट इन्वॉल्व्स सेट ऑफ काउंट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेड काउंट्स। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड काउंट? तो जैसे chi-square करते हुए हम बोलते हैं ना कि chi-square मतलब भी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक हमने एक्सपेक्ट की थी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का वेरिएंस नहीं आएगा, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। और अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो एक्चुअल में आई है, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है, तो ये पूछ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या है। इसका आंसर 4th हो जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल काउंट है दैट वुड अकर इफ़ नल हाइपोथेसिस वर ट्रू। नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू होती तो उस केस में जो वैल्यू आती, जो हमने कंसीडर कर रखी थी पहले ही, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। नल हाइपोथेसिस कहती है कि गिवन ऑब्जर्वेशंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ऐसा तो नहीं होता ना। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वेरिएंस तो आती है, डिफरेंट सैंपल लेते हैं अलग अलग टाइम पे। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 4 बार परफॉर्म किया, तो उसका जो रिजल्ट होगा उसमें वेरिएंस आएंगी। नल हाइपोथेसिस बहुत कम चांसेस हैं कि वो ट्रू हो, कि सेम वैल्यू हर बार आए, तो इसीलिए वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने एक्सपेक्ट कर रखी थी लेकिन ऑब्जर्व्ड हमेशा अलग आती है। नेक्स्ट है देयर आर 3 गर्ल्स इन ए रूम ऑफ एजेस 4, 5 and 6। इफ़ ए 5-year-old गर्ल एंटर दिस रूम, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मीन की बात कर लें, जैसे 4, 5 and 6, इसका मीन निकालेंगे तो हो जाएगा 15/3। कैसे निकाला? 4 + 5 + 6 = 15, और टोटल नंबर कितने हैं? 3, तो इनका मीन हो जाएगा 5। और अगर हम सेकंड केस में मीन निकालें 4 + 5 + 5 + 6 20/4, तो यहाँ पे भी मीन आ गया 5, तो मतलब मीन तो सेम रहेगा। नेक्स्ट अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ समेशन ऑफ म्यू माइनस एक्स का स्क्वायर बाय में एन। म्यू होता है जो इंडिविजुअल वैल्यू, और एक्स होता है मीन, और एन है टोटल सैंपल। तो जब भी हम निकालेंगे जैसे समेशन ऑफ म्यू माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या आएगा? सेम ही डिफरेंस आएगा। जो मीन है उसमें से जब हम निकालेंगे तो पहले वाले केस में वैल्यू आएंगी -1, 0 और +1। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में आएगी √1/3, क्योंकि 3n है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू √1/3 आ गई, लेकिन सेकंड केस में जब निकालेंगे तो ऊपर वाली चीज़ तो सेम रहेगी 1, लेकिन नीचे नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज़ हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी √1/4। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन अब कम हो गया, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। तो इसीलिए इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। मीन एज एंड द नहीं थर्ड नहीं होगा, 141 का सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। द मीन will remain same but the standard deviation will decrease. Next है 142, the correlation coefficient computed for 2 parameter measured in 200 patients is 0.85. This means that अभी हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट का पढ़ा था कि उसकी रेंज +1 से -1 से +1 वेरी करती है। -1 का मतलब होता है कि दोनों पैरामीटर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर 0 है तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो रैंडमली उनके करेक्टर हैं। अभी यहाँ पे बोला है कि 200 पेशेंट्स का सैंपल लिया और 0.85 कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई।
तो 0.85 तो क्लोज टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फर्स्ट वन, द टू पैरामीटर आर डायरेक्टली कोरिलेटेड, डायरेक्टली होंगे क्योंकि 0 से ज़्यादा है वैल्यू, और डायरेक्टली कोरिलेटेड एंड द लिंक इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि 1 के क्लोज है वैल्यू, तो इसीलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन है 143, तो यहाँ पे 5 जनरेशन दी हुई हैं जो कंप्यूटर के टाइप होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और आगे उनके जो करैक्टर होते हैं वो दिए हुए हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किस चीज़ के बेस पे था, देन नेक्स्ट आया तो वो किस चीज़ के बेस पे हुआ, और आज का जो 5th जनरेशन का है तो वो किस बेस पे है, उसका क्या प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीज़ें मैच करनी है हमें। इससे पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड होते थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। सेकंड वाले में ट्रांजिस्टर, थर्ड वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट, देन फोर्थ वाले में माइक्रो प्रोसेस, एंड फिफ्थ वाले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग मैच कर सकते हो। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट का है फर्स्ट जनरेशन यूज्ड 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देन है सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। थर्ड में हो जाएगा इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोग्रामिंग, और फोर्थ में हो जाएगा लैंस एंड वैन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, एंड फिफ्थ में हो जाएगा बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन है 144, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इन्वॉल्व्स, तो जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है मतलब बायोलॉजी का और अच्छे से एनालिसिस करना एंड अच्छे से अंडरस्टैंड करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल सिमुलेशन टेक्निक्स टू स्टडी बायोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल सिस्टम, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यूज ऑफ बायो इंजीनियरिंग टू बिल्ड कंप्यूटर, तो ये अलग है, ये अलग चीज़ होती है, दैट इज़ द अलग कंसर्न, डिफरेंट कंसर्न, तो ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी नहीं होती। थर्ड इज़ यूज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिज़ाइन एंड इंजीनियर मटेरियल एंड मशीन्स, ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम मशीनें बना रहे हैं, तो ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में नहीं आएगा। देन है टू स्टोर एंड प्रोसेस बायोलॉजिकल डेटा टू डेवलप एल्गोरिदम्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हो गए, इसलिए 144 का सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हमें समझनी है कि कंप्यूटर की हेल्प से बायोलॉजी को आसान बनाया गया, बायोलॉजी की चीज़ों को प्रोसेस करना, उनको अंडरस्टैंड करना ईजी हो गया है। Then is 145, which of the following piece of information would not be required for a computer program to determine axon or intron structure of a gene, तो ये बोला गया है कि कंप्यूटर एक्सॉन और इंट्रॉन के इंटरफेस को किस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकता है और कौन सी उसमें नहीं चाहिए होती है। तो जो फर्स्ट है ए टेबल कोरिलेटिंग कोडॉन टू अमाइनो एसिड, तो ऑब्वियस ये तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंप्यूटर के पास कि कौन सा कोडॉन कौन से पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तभी तो एक्सॉन और इंट्रॉन का पता चलेगा। एक्सॉन मतलब AUG होगा, लास्ट में उसके UUU हो सकता है या फिर UGA हो सकता है, तो स्टार्ट कोडॉन और जो स्टॉप कोडॉन है इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये किसको कोड कर रहे हैं, कोड नहीं भी कर रहे हैं, ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है। नेक्स्ट है स्प्लाइस साइट सिग्नल फॉर द स्पीसीज़ अंडर स्टडी, स्प्लाइस साइट भी हमें पता होनी चाहिए, जिस भी स्पीसीज़ के हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें स्प्लाइस साइट क्या है। जैसे कि हम लोग जो एग्जांपल पढ़ते हैं उनमें बताया गया है कि जो लास्ट पोलिएटेल होती है उससे 25 न्यूक्लियोटाइड पहले मतलब अपस्ट्रीम पे AG साइट होती है, वहाँ पे स्प्लाइस साइट होती है, वो इंट्रॉन का पार्ट होती है। तो कुछ साइट्स होती हैं उसी पे तो जो स्प्लाइसोसोम है वो बाइंड करता है, उसके प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, तो वो साइट होना ज़रूरी है, और वो साइट होंगी तभी तो कंप्यूटर में ये नॉलेज प्रोसेस हो पाएगी कि ये एक्सॉन साइट है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन का सरफेस है, इंटरफेस है ये दोनों का, यहाँ से कट करना, तो ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। थर्ड है कि द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द mRNA, अब सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि A के बाद U ही आएगा या फिर A के बाद G आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, उससे कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं है एक्सॉन और इंट्रॉन के इंटरफेस बताने में कि पहले प्रोलीन आएगा या फिर ल्यूसीन आएगा, उस चीज़ से एक्सॉन या इंट्रॉन के इंटरफेस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसलिए थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 146, कंप्यूटर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कि बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करता है टू प्रोसेस द डेटा। कंप्यूटर मशीन है,
और ये सिर्फ न्यूमरिक लैंग्वेज को ही समझती है, जैसे कि 0 और 1 सिर्फ 2 ही चीज़ों को समझती है, इसलिए बाइनरी बोलते हैं। और उसी से अपना डेटा प्रोसेस करती है। लाइक 0 एंड 1 में ही पूरा डेटा प्रोसेस हो जाता है पूरा बायोलॉजी का, कि मतलब उसी में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज़ 147, लिक्विड सेंटिलेशन स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ बेस्ड ऑन। तो ये चीज़ आप डेफिनेशन से ही समझ सकते हो। सेंटिलेशन का मतलब होता है चमकता हुआ, ऐसी चीज़ जो चमक रही हो, और स्पेक्ट्रोमेट्री भी बोला है कि लाइट भी एमिट होगी जिसको हम डिटेक्ट करेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में ऐसा ही होता है कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है, और जिसके बेस पे हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किस रेंज की वेवलेंथ की लाइट उसने एमिट की है या एब्जॉर्ब की है। तो इसीलिए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द एनर्जी ऑफ एन एमिटेड पार्टिकल्स एंड रिलीज इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और जो हम डिटेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देन इज़ 148, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दिया गया है, जैसे 5 to 3 कोई स्ट्रैंड है और उसमें ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है लाइक GAATTC, और इसके ऑपोजिट में जो दूसरा स्ट्रैंड है वहाँ पे 3 to 5 दिया गया है सीक्वेंस। और जब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ये इसका बिल्कुल जैसे 5 to 3 और 5 to 3 डायरेक्शन में अगर रीड करेंगे तो सेम सीक्वेंस बन रहा है, कि अगर 5 to 3 रीड कर रहे हैं तो GAATTC बन रहा है, और दूसरे स्ट्रैंड में भी अगर 5 स्ट्रैंड से मतलब हम रीड कर रहे हैं तो भी सेम सीक्वेंस बन रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, इसमें क्या स्पेशल करैक्टर है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर है। पैलिंड्रोमिक वो होते हैं जिनको आइदर किसी भी डायरेक्शन से रीड करो तो वो सेम ही होता है, मतलब जैसे एग्जांपल मलयालम है तो इसको आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो तो मलयालम वर्ड ही बनेगा, यही प्रोनाउंसिएशन होगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं कि जब भी हम सेम डायरेक्शन से रीड करेंगे तो लाइक 5 to 3 से रीड कर रहे हैं और दूसरी साइड में अपोजिट से 5 to 3 से रीड करेंगे तो सेम ही मतलब बनता है, तो वो पैलिंड्रोमिक होते हैं। देन इज़ 149, तो इसमें हमें मैच करना है PBr 322, तो इसका हो जाएगा सेकंड कि ये एक वेक्टर है और वो भी प्लाज्मिड बेस्ड। देन इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा इकोराई और हिंड2, ये दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इकोराई आई होना चाहिए था शायद वहाँ पे। देन इज़ PCR, तो PCR में हो जाएगा DNA पॉलीमरेज हम यूज़ करते हैं। देन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ काइमेरिक DNA, काइमेरिक होता है जो हाइब्रिड होता है जिसमें जो लाइक वेक्टर भी होता है और हमारा इंटरेस्टेड जीन भी होता है, तो वो काइमेरिक DNA होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, लाइगेज की हेल्प से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन इज़ 150 लास्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर रहा है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।